हेलो एंड वेलकम टू दी होप्स एकेडमी। आप सभी लोगों का स्वागत है वन सेकेंड। सो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का एक नया चैप्टर। फिर से एक बार सीरीज में आ चुके हैं और चैप्टर का नेम है वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर वर्क पावर एंड एनर्जी। चैप्टर का नेम है वर्क पावर एंड एनर्जी, राइट। ये हमारा चैप्टर का नेम है कि वर्क पावर एंड एनर्जी। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इस चैप्टर में कि वर्क होता क्या है, वर्क क्या है बेसिकली, और पावर क्या है, एनर्जी क्या है, ये सारी चीजों के बारे में जानेंगे। देखिए वर्क क्या है। सबसे पहले वर्क को अगर हम समझने की कोशिश करें तो किसी भी चीज को करना दैट इज कॉल्ड वर्क। नहीं, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, या फिर हम कह सकते हैं कि वर्क क्या है, वर्क कह सकते हैं वर्क इज डिफाइंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एनर्जी के ट्रांसफर के वजह से कहीं पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी के ट्रांसफर के वजह से हम कोई एनर्जी के वजह से यानी हम किसी चीज पे फोर्स लगा रहे हैं, एनर्जी के वजह से कोई चीज में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड वर्क। एनर्जी के वजह से कहीं पर अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी ऐसे लिखेंगे वर्क इज डिफाइंड एज, पहले हम लिख देते हैं फिर और समझाने की कोशिश करेंगे। वर्क इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, या ऐसे लिखते हैं वर्क इज डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, as the transfer of energy from one object to another, energy from one object to through a force applied through a force applied over a work is defined as the transfer of energy from one object to another through a force applied over a distance। देखिए एक मान लो हम एक कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं और इस पे एनर्जी, वर्क ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ट्रांसफर कर रहे हैं। एक इंसान है जो क्या कर रहा है, इस पर एनर्जी का ट्रांसफर कर रहा है, किससे, थ्रू वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, बाय एक फोर्स हम इस पर लगाए और इस फोर्स, ये इंसान एक फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इस इंसान ने एनर्जी लगाया और ये एनर्जी इसका इसमें ट्रांसफर हो गया और इसके वजह से ये क्या बोल रहा है, डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में एनर्जी का ट्रांसफर होता है वन ऑब्जेक्ट टू अनदर थ्रू अ फोर्स, किसके वजह से, फोर्स के वजह से, ओवर अ डिस्टेंस, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस तक, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ओवर अ डिस्टेंस, थ्रू किसके वजह से, थ्रू फोर्स ओवर अ डिस्टेंस, किसी सर्टेन डिस्टेंस तक किसी भी एनर्जी का ट्रांसफर होगा विद द हेल्प ऑफ फोर्स, दैट इज कॉल्ड वर्क। क्लियर है, वर्क समझ आया। करते हैं कि द अमाउंट ऑफ वर्क जो होता है, यहां पर लिखेंगे द अमाउंट ऑफ वर्क, जो अमाउंट कोई वर्क का अमाउंट होगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ फोर्स इज इक्वल्स टू, ये किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम कभी भी वर्क जो है वो किसके बराबर होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बराबर, किसके बराबर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। द अमाउंट ऑफ वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ, इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ, इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ, किसके बराबर होगा, मल्टीप्लीकेशन किसका, प्रोडक्ट ऑफ, यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ किसका, प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, एंड द डिस्प्लेसमेंट किसका, प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इट इज द प्रोडक्ट, व्हाट इज वर्क, वर्क डन क्या होगा, वर्क डन बाय बराबर होगा इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स टू द डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन के बराबर जो होगा दैट इज कॉल्ड वर्क। वर्क क्या है, वर्क इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वर्क डन इज द फोर्स इज इक्वल टू द वर्क, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ फोर्स इज इक्वल टू द कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स टू द डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है।
क्लियर है? यानी कहने का मतलब है कि जो वर्क होगा वो किसके बराबर होगा? वर्क जो होता है वो होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लीकेशन। लेकिन कंडीशन क्या है कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, अगर मान लो हम इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होता है, तो वो हमने फोर्स की तरफ, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स की तरफ अच्छे से समझने की कोशिश करता है कि क्या है। देखिए समझिएगा क्या बोल रहे हैं। मान लेते हैं कि हम एक इंसान है, इस तरीके हम इस तरफ फोर्स लगाएं और डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो इस तरफ हुआ। किस तरफ? फोर्स हम इस तरफ लगाए थे और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, और दोनों के बीच का एंगल थीटा था। तो होता क्या है कि हम ये डिस्प्लेसमेंट को नहीं लेंगे, डिस्प्लेसमेंट लेंगे ऑन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जब हम डिस्प्लेसमेंट को फोर्स के डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? एस कॉस थीटा। तो यानी वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू होता है एफ इंटू एस कॉस थीटा, होता है एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर है? वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? एफ होता है फोर्स अप्लाइड, एस का मतलब क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, एंड एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। क्लियर है? कोई दिक्कत? अच्छा, नाउ अब तो फोर्स जो है वो किस किस बातों पर डिपेंड कर रहा है? तो सबसे पहले फोर्स वर्क जो है वो किस पे बातों पर डिपेंड कर रहा है? सर फोर्स पर और डिस्प्लेसमेंट पर। वर्क किस किस बातों पर डिपेंड कर रहा है? दो चीजों पर, फोर्स पर और डिस्प्लेसमेंट पर। तो यानी हम यहाँ पर एक बात लिखेंगे कि द फैक्टर्स, क्या लिखेंगे? द फैक्टर्स डिटरमाइन, द फैक्टर्स डिटरमाइन, क्या जो फैक्टर्स जो डिटरमाइन करता है, क्या डिटरमाइन करता है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ वर्क। कौन सा चीज है जो डिटरमाइन करेगा कि अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हुआ होगा? वो कौन कौन सा चीज है जो डिटरमाइन करेगा कि अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना कितना हुआ होगा? तो दो तीन बातें हैं जो कि डिटरमाइन करता है कि वर्क डन का जो अमाउंट होगा वो कितना होगा। पहला जो है ये बात पे डिपेंड करता है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स? पहला है द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड, यानी हमने कितना फोर्स अप्लाई किया है। सबसे पहली बात कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हैं तो कितना फोर्स हम अप्लाई किए होंगे उस ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। अगर ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा वर्क होगा, कम फोर्स लगाएंगे तो कम वर्क होगा। ठीक है, क्योंकि वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इनके बीच का एंगल। जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे, जितना ज्यादा फोर्स का वैल्यू होगा उतना ज्यादा वर्क होगा, जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा वर्क होगा। कोई दिक्कत? कम फोर्स लगाएंगे तो वर्क कम होगा, ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा वर्क होगा। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है वो किस बात पर डिपेंड कर रहा है? दूसरा जो है वो बात पर डिपेंड कर रहा है कि डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना डिस्टेंस मूव किया है। डिस्टेंस मूव बाय द ऑब्जेक्ट, बाय द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के द्वारा कितना डिस्टेंस मूव किया गया है। डिस्टेंस मूव बाय द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, फोर्स अप्लाइड, यानी कितना डिस्टेंस मूव किया है जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं। यानी कंक्लूजन ये निकल कर आ रहा है कि वर्क जो है वो दो बातों पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? पहला ये डिपेंड करता है कि हमने जितना फोर्स लगाया है कितना फोर्स लगाया है। दूसरा क्या है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाए हैं, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाए उस डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस मूव्ड हुआ है। कोई दिक्कत? यानी दो बातों पे डिपेंड करेगा वर्क
वर्क किन किन बातों पे डिपेंड करेगा, पहला ये बात पे डिपेंड करेगा कि हमने कितना फोर्स लगाया है, दूसरा वो डिपेंड करेगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उस डायरेक्शन ऑफ बॉडी कितना मूव किया है। कोई दिक्कत? चलो नोट करो। तो यानी वर्क जो है, अब हम समझते हैं कि वर्क का हमारे पास जो फॉर्मूला आ गया है वो आ गया है वर्क इज इक्वल टू, तो वर्क इज इक्वल टू आ गया हमारे पास, वर्क इज इक्वल टू क्या आ गया, वर्क इज इक्वल टू आ गया है फोर्स एफ एस कॉस थीटा। यानी हमने क्या देखा कि एस कॉस थीटा क्या है, अगर एस कॉस थीटा को डिफाइन करें, एफ का मतलब क्या है, एफ का मतलब फोर्स अप्लाइड, कितना फोर्स अप्लाई किया है, दैट इज एफ का वैल्यू, एफ का मतलब क्या होगा, फोर्स अप्लाइड। एस कॉस थीटा का मतलब होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, displacement of body in the direction of, in the direction of force applied, in the direction of force applied, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड किए हैं उस डायरेक्शन में बॉडी का कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्लियर है? कोई दिक्कत? नाउ अब थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि फोर्स क्या है, तो सर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, सही बात है। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, और फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वर्क क्या है, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी वो क्वांटिटी जिसके पास ना मैग्नीट्यूड हो ना डायरेक्शन हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड हो बट डायरेक्शन ना हो, दैट इज कॉल्ड वर्क। वर्क क्या है, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। आई होप सो कोई डाउट नहीं होगा। नाउ अब देखते हैं, अब हम इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट, तो यूनिट हम जब बात करेंगे तो हम इसका दो यूनिट के बारे में बात करेंगे। पहला यूनिट बात करेंगे जिसको बोलते हैं एमकेएस यूनिट, या तो एमकेएस यूनिट बोलो या फिर हम इसको, तो देखिए वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बात करें तो फोर्स की जगह क्या लिखेंगे, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट न्यूटन मीटर। तो वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा इसका यूनिट न्यूटन मीटर, जिसी को हम क्या बोलते हैं, जूल। ये ऐसा यूनिट हो गया। तो हम यहाँ पर अगर हम डिफाइन करना चाहे किसको, डिफाइन करना चाहे 1 जूल को, किसको डिफाइन करना चाहे, 1 जूल को, 1 जूल को डिफाइन करना है, तो कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, इफ अ फोर्स, 1 जूल को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, इफ अ फोर्स, इफ अ फोर्स ऑफ, if a force of 1 Newton moves an object, moves an object, 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं और वो ऑब्जेक्ट को मूव कराता है। इफ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन moves an object through a distance of 1 meter, through a distance of 1 मीटर, अगर हम फोर्स लगाते हैं 1 न्यूटन का और वो ऑब्जेक्ट को मूव कराता है 1 मीटर, डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, द वर्क, जो वर्क यहाँ पर होगा उसको क्या बोलेंगे, द वर्क डन इज अ, द वर्क डन इज 1 जूल। ठीक है, समझ में आया? अगर हम फोर्स लगाते हैं 1 न्यूटन का और डिस्प्लेसमेंट होता है फोर्स के डायरेक्शन में 1 मीटर का, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस वर्क को हम लोग बोलेंगे 1 जूल। क्लियर है? ये इसका क्या हो गया, एसआई यूनिट। यूनिट दो टाइप का होता है, पहला एसआई यूनिट, अगला हम जो देखेंगे वो देखेंगे सीजीएस यूनिट। क्या देखेंगे, सीजीएस यूनिट। तो अब हम इसका जो सेकंड यूनिट देखने जा रहे हैं वो है इसका सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट जिसका हम सीजीएस सिस्टम में देखेंगे कि सीजीएस सिस्टम में वर्क का क्या यूनिट होता है। तो देखो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या लिखेंगे अगर हम सीजीएस में लिखना चाहेंगे, तो फोर्स का सीजीएस जो होता है वो लिखना चाहेंगे तो वो क्या होता है, फोर्स का जो सीजीएस होता है वो होता है तुम्हारा 1 डाइन,
फोर्स का जो यूनिट होता है वो डाइन होता है और डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होगा वो होगा सेंटीमीटर। तो अगर हम 1 डाइन फोर्स लगाते हैं और 1 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट होता है तो जो वर्क निकल कर आएगा दैट इज कॉल्ड 1 अर्ग। क्या बोलेंगे? अर्ग। यानी अगर हम सीजीएस सिस्टम में बात करें तो सीजीएस सिस्टम में वर्क का जो यूनिट होता है वो होता है अर्ग। तो डिफाइन 1 अर्ग, डिफाइन 1 अर्ग। तो क्या लिखेंगे? हाँ 1 सेंटीमीटर। कैसे डिफाइन करेंगे बताओ? बताओ डिफाइन कैसे करेंगे? व्हेन, यहां लिखेंगे इफ अ बॉडी, इफ अ फोर्स ऑफ, ऐसे लिखेंगे इफ अ फोर्स ऑफ 1 डाइन, कितना? 1 डाइन। क्या लिखेंगे देखो इधर, इफ अ फोर्स ऑफ 1 डाइन मूव्स एन ऑब्जेक्ट, मूव्स एन ऑब्जेक्ट थ्रू, मूव्स एन ऑब्जेक्ट थ्रू a distance of, through a distance of 1 सेंटीमीटर, क्या लिखेंगे? तो इफ अ फोर्स ऑफ कितना 1 डाइन मूव्स एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ, किसके डायरेक्शन में? फोर्स के डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, then the amount of work is called, then the amount of work is called, क्या बोलेंगे? the amount of work, then the amount of work done is called 1 अर्ग। क्लियर है? जब हम फोर्स लगाएंगे 1 डाइन का और ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा 1 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ, यहाँ पे भी लिखना होगा डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन, यहाँ भी लिख लीजिए किसके डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स के डायरेक्शन में, अप्लाइड फोर्स या फिर फोर्स लिखो, फोर्स के डायरेक्शन में। फिर से समझो, देखो समझने की कोशिश करो क्या कहना चाह रहा है कि वर्क क्या है? वर्क है कि एनर्जी का ट्रांसफर होता है बाय द हेल्प ऑफ फोर्स ऑन थ्रू अ डिस्टेंस इज कॉल्ड वर्क। क्लियर है? एनर्जी यानी एनर्जी का ट्रांसफर होता है विद द हेल्प ऑफ फोर्स इन द थ्रू अ डिस्टेंस इज कॉल्ड वर्क। वर्क जो होगा वो क्या होगा? वर्क जो होता है वो दो बातों पर डिपेंड करता है, किस पे कि हमने कितना फोर्स लगाया और जिस डायरेक्शन ऑफ फोर्स लगाया उस डायरेक्शन में बॉडी कितना मूव किया है, दैट इज वर्क हो गया। फिर हम वर्क का यूनिट देखेंगे तो यूनिट क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर। अब देखो यहाँ पर आ गया, ये हमारा हो गया सीजीएस यूनिट का काम, यहाँ तक सीजीएस यूनिट हो गया और ये जो नीचे लिखे थे ये सब एमकेएस यूनिट हो गया। अब हम दोनों में रिलेशन देखना चाहेंगे, किसमें किसमें? रिलेशन बिटवीन एमकेएस एंड सीजीएस। किसमें किसमें देखेंगे रिलेशन? एमकेएस और सीजीएस यूनिट में हम क्या देखेंगे? एमकेएस एंड सीजीएस यूनिट में हम रिलेशन देखेंगे। क्लियर है? एमकेएस और सीजीएस यूनिट में क्या देखेंगे? रिलेशन। कैसे देखेंगे? लेट्स सी, देखिए अगर हम 1 जूल को डिफाइन करें तो कैसे लिखे थे? 1 जूल इज इक्वल टू क्या लिखे थे बताओ सर? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। सही बात है? कोई दिक्कत? अच्छा अब देखना यहाँ पर, इसी 1 जूल को यहाँ रहने दो, 1 जूल को 1 जूल ही रहने दो। क्या हम 1 न्यूटन को ऐसा लिख सकते हैं कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 5 डाइन। कितना होता है? 10 टू द पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन और 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ आया? अच्छा अब देखो तो जरा ध्यान से, दोनों का पावर को अगर हम ऐड कर दे तो क्या आ जाएगा? 10 टू द पावर 7 और क्या लिखेंगे? डाइन सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? हेलो, 10 टू द पावर 7। अब ये डाइन सेंटीमीटर क्या था? तो सर ये जो डाइन सेंटीमीटर था वो अर्ग था, तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि 1 जूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 ERG, अर्ग हो जाएगा। कोई दिक्कत? आया समझ? यानी ये रिलेशन किसके किसके बीच में हो गया? सीजीएस और एमकेएस के बीच में। कोई दिक्कत? चलो छाप। अब देखो हम क्या क्या सीख लिए, एक बार हम फिर से रिकैप कर देते हैं सारे चीज और फिर आगे बढ़ते हैं।
नाउ अब लेट्स सी, देखो तो हमने देखा कि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ एस कॉस थीटा आ गया, कैसे लिखो, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। एफ का मतलब क्या था, फोर्स, और एस कॉस थीटा का मतलब था फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, है ना, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखें कि वर्क का जो यूनिट आया वो यूनिट क्या क्या आया, वर्क का यूनिट आया अगर हम सीजीएस में बात करें और फिर एमकेएस में बात करें तो हम क्या क्या लिखे, एमकेएस में था 1 जूल दैट इज इक्वल टू 1 नैनो न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन मीटर। सीजीएस में ये बात करें तो क्या लिखे थे, बताइए सीजीएस में क्या लिखे थे, सीजीएस में 1 क्या लिखे थे, 1 डाइट, देखो ध्यान नहीं है, 1 अर्ग, 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 क्या लिखे थे, बताओ, 1 डाइट सेंटीमीटर, ठीक है, 1 डाइट सेंटीमीटर, ओके क्लियर है कि हम यहां तक पहुंच गया है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वर्क, क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ वर्क, वर्क कितने टाइप्स का होता है, ठीक है, वर्क कितने टाइप्स का है। तो वर्क जो होता है बेसिकली वो 3 टाइप का होता है, पहला होता है पॉजिटिव वर्क, दूसरा होगा नेगेटिव वर्क, और तीसरा होगा वो होगा जीरो वर्क, जीरो वर्क। पहला होगा पॉजिटिव वर्क, दूसरा होगा नेगेटिव वर्क और तीसरा होगा जीरो वर्क। नाउ हम समझने की कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क क्या होता है और जीरो वर्क क्या होता है, राइट। तो देखिए सबसे पहले हम समझेंगे कि पॉजिटिव वर्क क्या होता है, पॉजिटिव वर्क, ठीक है, क्या होता है पॉजिटिव वर्क, देखो जब हम फोर्स, वर्क इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ एस कॉस थीटा, यानी वर्क में फोर्स जो होगा वो कांस्टेंट हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन वर्क जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, बेसिकली वर्क जो है वो डिपेंड कर रहा है कॉस थीटा पर। अब ये थीटा पर डिपेंड कर रहा है, तो जब कॉस थीटा की बात कर ले तो कॉस थीटा जो होता है वो या तो जीरो हो सकता है, या तो -1 हो सकता है, या फिर जो कॉस थीटा है वो +1 हो सकता है। कॉस की वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब क्या है कि थीटा बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 90 डिग्री। कॉस की वैल्यू -1 होता है, इसका मतलब हो जाएगा थीटा बराबर 180 डिग्री। और कॉस की वैल्यू 1 है, इसका मतलब थीटा बराबर हो जाएगा 0 डिग्री। व्हेनेवर वर्क इज पॉजिटिव, अगर देखो फोर्स तो हमेशा पॉजिटिव होगा, सही बात है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, सही बात है, लेकिन जो कॉस थीटा होगा वो डिपेंड करता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है और वो पॉजिटिव भी हो सकता है। व्हेन कॉस थीटा इज पॉजिटिव दैट मींस वर्क इज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव वर्क तब होगा जब हम फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो, यानी व्हेनेवर फोर्स द एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल होगा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होना चाहिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच के जो एंगल होना चाहिए वो होना चाहिए 0 डिग्री के बराबर। whenever the angle between the force and displacement is 0 that means the work is known as positive work। क्योंकि जब हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 रखेंगे तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इज इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर एफ एस कॉस थीटा, और थीटा का वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे 0 डिग्री तो वर्क इज इक्वल टू आ जाएगा एफ एस, और ये सबसे मैक्सिमम वर्क होता है, ठीक है। तो वर्क इज इक्वल टू, पॉजिटिव वर्क को हम डिफाइन कैसे करेंगे, लिखेंगे पॉजिटिव वर्क इज, लिखेंगे कैसे, when positive वर्क क्या लिखेंगे, when angle between the force and displacement is 0 then the work is known as positive work। वहीं अगर हम बात करें कि पॉजिटिव वर्क हम समझ गए कि एंगल दोनों के बीच में किसका होगा, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इज 0 डिग्री। वहीं अगर बात करें नेगेटिव वर्क का तो एंगल बिटवीन क्या हो जाएगा,
एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा इज 180 डिग्री। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जब वर्क अगर 180 डिग्री हो जाता है तो इसका मतलब है कि कॉस का वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगा, और कॉस का वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगा तो वर्क जो आ जाएगा वो आ जाएगा नेगेटिव। जीरो वर्क कब होता है? जब हम एंगल बिटवीन क्या हो जाए, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो हो जाए वो क्या हो जाए इज 0 डिग्री, सॉरी इज 90 डिग्री। यानी जब हम फोर्स लगाए, समझेंगे तीनों केस को अच्छे से, कि जब हम फोर्स लगाए किसी चीज में और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का जो डायरेक्शन हो वो परपेंडिकुलर हो, मतलब कुछ इस तरीके से देखो, जैसे हम एक बॉक्स को ले लेते हैं, यहाँ पर समझते हैं, यह हमारे पास एक बॉक्स है, इस पर हम फोर्स लगाए, इस डायरेक्शन में इसको खींच रहे हैं, या हम इसको इस तरीके से फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट इसका ऊपर की तरफ हो रहा है। तो जब दोनों के बीच का एंगल को देखेंगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल को, तो 90 डिग्री होगा एंगल बिटवीन थीटा। तो इस केस में जो वर्क हो जाएगा वो हो जाएगा 0। व्हेनेवर हम अगला देखेंगे, एक मान लो हमारे पास बॉक्स है, फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसके बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री है, तो इस समय जो वर्क हो जाएगा वो हो जाएगा नेगेटिव। और अगर हम फोर्स लगाते हैं इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होता है, तो दोनों के बीच का एंगल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पर वर्क जो हो जाएगा वो हो जाएगा पॉजिटिव। आई होप सो समझ में आ गया होगा तीनों केस, कि वर्क पॉजिटिव कब होता है, वर्क नेगेटिव कब होता है और वर्क 0 कब होता है, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करते हैं। नाउ ये सवाल है हमारे पास लिखा हुआ क्रेन पुल्स अप अ कार, यानी क्रेन जो है वो कार को उठा रहा है, सही बात है। अगर हमारे पास एक क्रेन है इस तरीके से और ये कार को ऊपर उठा रहा है, किसको, कार को ऊपर उठा रहा है, यानी क्रेन इस तरीके से होगा और ये कार को ऊपर उठा रहा है। अगर कार को ऊपर उठाया जा रहा है इसका मतलब क्या है, या इसका मतलब यह है कि इसका मतलब है कि हमको जो वर्क करना पड़ रहा है वो अगेंस्ट ग्रेविटी करना पड़ रहा है। किसके अगेंस्ट करना पड़ रहा है? फोर्स जो लगाना पड़ रहा है वो किसके अगेंस्ट लगाना पड़ रहा है? ग्रेविटी के अगेंस्ट। क्योंकि जब हम किसी चीज को जमीन से उठाएंगे ऐसे ऐसे करके, तो इसका मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट में हम फोर्स लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम ग्रेविटी के अगेंस्ट में फोर्स लगा रहे हैं, राइट। तो हम जो यहाँ पर वर्क करेंगे, यहाँ पर जो वर्क करेंगे वो क्या हो जाएगा? वर्क क्रेन लिखेंगे, क्रेन, जो क्रेन है, जो यहाँ पर ये जो क्रेन है, ये क्रेन है मान लेते हैं, और ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास जो है वो कार है, तो कार को उठा रहे हैं। तो क्रेन हैज टू डू वर्क अगेंस्ट, अगेंस्ट किसके अगेंस्ट में करना पड़ रहा है बताओ? अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट में करना पड़ रहा है। और जब ग्रेविटी के अगेंस्ट में किसी चीज को उठाना पड़ रहा है तो इसका मतलब है अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या फिर अगेंस्ट द ग्रेविटी लिखेंगे तो वर्क बराबर क्या हो जाए, फोर्स बराबर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले फोर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा किसके बराबर? देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा m/g। ठीक है, कोई भी बॉडी को जब हम ऊपर उठाएंगे तो नीचे की तरफ क्या लगेगा? मास लगता है, और नीचे की तरफ भी क्या लगेगा, मतलब नीचे की तरफ उसका वेट हो जाएगा, दैट इज mg। तो फोर्स हो गया यहाँ पर mg, क्लियर है। तो फोर्स कितना आ जाएगा? तो फोर्स बराबर मास कितना दिया हुआ है? क्रेन हैज पुल्ड अ कार ऑफ मास 500 kg। अब यहाँ यूनिट के साथ बहुत अच्छे से लिखना होगा, और ग्रेविटी का जो वैल्यू होता है g का, स्मॉल g का, वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर है। तो फोर्स बराबर आ जाएगा 500 इंटू 9.8, 500 इंटू 9.8 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 500 इंटू 9.8 तो ये निकल कर आता है 4900 न्यूटन। किसके बराबर आता है निकल करके? 4900 न्यूटन के बराबर फोर्स आ जाएगा, 4900 न्यूटन के बराबर। ओके, क्लियर है। नाउ अब ये हमारे पास फोर्स आ गया 4900। अब हमको क्या देखना है कि कैलकुलेट द वर्क डन बाय द क्रेन। हाइट कितना ऊपर लेके गए हैं, तो इसको हम लोग यहाँ से 4 मीटर ऊपर लेके गए, यानी वर्क में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितने का हुआ है? 4 मीटर का। तो यहाँ पर फोर्स वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो फोर्स भी ऊपर की तरफ लगाए थे, यहाँ देखो फोर्स भी ऊपर की तरफ लगाए थे, समझना, फोर्स भी ऊपर की तरफ था और जो डिस्प्लेसमेंट भी हुआ वो भी ऊपर की तरफ है, यानी दोनों का डायरेक्शन सेम था,
both have same direction, force and the displacement direction have same, that means angle between them is 0 डिग्री। तो मैं लिखेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 0 डिग्री। फोर्स का वैल्यू कितना हो गया 4900 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन वो हो गया 4 मीटर एंड कॉस 0 डिग्री का जो वैल्यू हो गया वो 100 हो गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 19600 न्यूटन मीटर, जिसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे वर्क इज इक्वल टू जो आ जाएगा वो आ जाएगा 19600 जूल। किसके बराबर हो जाएगा 19600 जूल। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में, कोई डाउट, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, आगे बढ़े। चलो नाउ अगला क्वेश्चन पे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है डन, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। कितना न्यूटन फोर्स लगा है 10 न्यूटन। सबसे पहले गिवन फोर्स लिखेंगे कि फोर्स जो हमने लगाया है वो लगाया है 10 न्यूटन का। डिस्प्लेसेस अ बॉडी एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, यानी एस का वैल्यू कितना हो गया 2 मीटर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है उस डायरेक्शन से कितना डिग्री एंगल पर भेजा है 60 डिग्री पर। तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या लिखेंगे 60 डिग्री। कोई दिक्कत, कोई डाउट, बोलिए, समझ आया यहाँ तक? फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि हमसे क्या बोल रहा है इट्स ओन डायरेक्शन, फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हो जाएगा, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन यानी वर्क बराबर क्या होता है एफ एस कॉस थीटा। कोई दिक्कत? फोर्स कितना है, फोर्स कितना है 10 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 मीटर का एंड कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री कितना है कॉस 60 डिग्री का। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10 इंटू 2 एंड कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 कितना होता है 1/2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 से 2 दैट इज 5 जूल का वर्क होगा। कितना होगा 5 जूल का, सॉरी दैट इज 2 से 2 यहाँ कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10 जूल का वर्क हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? क्या क्या रहा था बॉडी को, मतलब एक कोई बॉडी होगा जिसमें हम फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, जिसकी वैल्यू कितनी है, फोर्स की जो वैल्यू है वो कितना है 10 न्यूटन का एंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है जिसकी वैल्यू कितनी है 2 मीटर का, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है 60 डिग्री। आई होप सो कोई डाउट नहीं होगा, राइट? चलिए नोट करिए, आगे बढ़े। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, कह रहा है कैलकुलेट दी वर्क डन टू रेज अ ग्रेनाइट प्लेट। सेम उसी टाइप का सवाल है बट थोड़ा सा अंतर है कि इस बार कोई ग्रेनाइट का प्लेट होगा जिसको हम उठा रहे हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, कितना हाइट पे उठा रहे हैं 20 मीटर पर इसको उठा रहे हैं, यानी इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ से ग्राउंड से लेकर के 20 मीटर तक हुआ है। बट जो इसका मास है यानी फोर्स जो है वो कितना लगाना पड़ रहा होगा, फोर्स जो है नीचे की तरफ लगेगा, दैट इज फोर्स जो है मतलब ऊपर भी हम फोर्स भी ऊपर की तरफ लगाए होंगे और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ऊपर की तरफ होगा। फोर्स का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, दैट इज m इंटू जी होगा। और हमको यहाँ पर इस ग्रेनाइट का मास गिवन नहीं है। अगर हम बात करें तो गिवन हमारे पास क्या क्या है, सबसे पहले लिखते हैं तो वर्क डन रेज अ ग्रेनाइट प्लेट ऑफ वॉल्यूम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना दे दिया 0.5 मीटर क्यूब एंड वॉल्यूम अ हाइट ऑफ, यानी एस का वैल्यू जो दे दिया वो दे दिया 20 मीटर। द डेंसिटी ऑफ द ग्रेनाइट, यानी डेंसिटी ऑफ ग्रेनाइट जो दे दिया वो कितना दे दिया, डेंसिटी बराबर दे दिया 2500 केजी पर मीटर क्यूब। देखिए अगर हमको यहाँ पर बोल रहा है वर्क डन निकालना है तो वर्क निकालने के लिए हमेशा हमको फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और उन दोनों के बीच का एंगल पता होना चाहिए, तो हम निकाल सकते हैं सारी चीजें। तो हमारे पास फोर्स जो है वो तो नहीं दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो गिवन है और फोर्स दिया हुआ नहीं है, और एंगल जो होगा वो दोनों ऊपर ले जा रहे हैं तो एंगल जो होगा वो 0 डिग्री होगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। बट अगर हमको कहीं से पता चल जाए कि इसका फोर्स का वैल्यू कितना होगा तो हम निकाल लेंगे। अब किसी भी चीज को ग्रेविटी के अपोज में लेकर के जा रहे हैं तो फोर्स बराबर, अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी देख के आए हैं कि वर्क इज डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, सो मींस फोर्स बराबर होगा mg, फोर्स बराबर हो जाएगा m इंटू जी। नाउ अब हम यहाँ पर देखते हैं तो फोर्स बराबर mg हो जाएगा, तो मास कितना होगा। तो जब भी डेंसिटी दिया होगा तो डेंसिटी से क्या याद आता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम।
अब यहाँ पर हम मास इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मास इज इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, डेंसिटी कितना दिया हुआ है 2500 kg पर मीटर क्यूब, एंड वॉल्यूम जो दे दिया वो दे दिया तुम्हारा 0.5 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कटेगा, पॉइंट हटाएंगे यहाँ से 10 आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और ये आ जाएगा तुम्हारा 1250 kg आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका मास? मास ऑफ ग्रेनाइट इज इक्वल टू 1250, मास ऑफ ग्रेनाइट इज इक्वल टू 1250। ना अब हम देखते हैं कि मास तो हमारे पास आ गया, तो फोर्स कितना हो जाएगा? सो फोर्स आ जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू होता है m इंटू जी, क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, और मास का वैल्यू कितना आ गया है 1250, एंड ग्रेविटी का वैल्यू जो होगा वो होगा 9.8। तो यहाँ से जो निकल कर आएगा फोर्स वो कितना आ जाएगा? यहाँ से जो फोर्स निकल कर आएगा वो आ जाएगा तुम्हारा 12250 न्यूटन। दिस इज फोर्स, ओके, 12250 न्यूटन। एंड अब हम जो देखेंगे वो क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे कि वर्क कितना हुआ होगा। तो वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स एफ एस कॉस 0 डिग्री। तो वर्क इज इक्वल टू आ जाएगा, एफ का वैल्यू कितना है 12250, एंड डिस्प्लेसमेंट जो है जो कि ऊपर लेके गए वो है 20 मीटर। सो यहाँ से हम सब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क बराबर आ जाएगा 005 फिर यहाँ पर आ जाएगा, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क कितना आ जाएगा? जरा देखो तो कितना आ जाएगा वर्क? 50 और 2450 और फिर उसके बाद 00 इतना आ जाएगा जूल। ठीक है, ओके, 2,45,000 जूल जो इसका वर्क निकल करके आ जाएगा। आई होप सो समझ में आ रहा होगा, राइट? क्लियर है? नाउ इस सवाल में क्या बोल रहा है? इस सवाल में बोल रहा है कि एक मैन है जो कि उठाकर, मैन weighing has a 75 kg and a load of 5 kg on his head। देखो, एक इंसान है जिसका वजन जो है वो कितना है? एक इंसान बना लेते हैं जिसका वजन जो है, जिसका वेट जो है वो वेट ऑफ मैन कितना दिया हुआ है? वेट ऑफ मैन कितना दिया हुआ है? मैन का वजन कितना दिया हुआ है? दैट इज 75 kg। दिस इज द वेट ऑफ मैन, यानी वजन जो है इंसान का वो कितना है। इसके ऊपर में ना वो अपने माथे पर ऐसा एक लिया हुआ लोड जिसका वजन कितना है, तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो वेट है जो कि वो अपने हेड पर लिया हुआ है वो कितना है? 15 kg है। कितना है? 15 kg है। अगर अब हम बात करें तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द मैन। अगर एक इंसान जो कि खुद 75 kg का है और सर के ऊपर 15 kg लिया हुआ है, तो ये खड़ा है, और यहाँ पर जब खड़ा है तो इसका मतलब इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? 0 डिग्री। सॉरी, ऑब्जेक्ट और डिस्प्लेसमेंट जो है वो है 0, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। और अब अगर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट ही 0 है तो इसका मतलब है कि वर्क क्या होगा? तो सर सबसे पहले हम एक बात कर लेते हैं कि टोटल फोर्स कितना लग रहा होगा। तो जब वो खड़ा है तो टोटल जो वजन होगा, टोटल जो ऑब्जेक्ट का मास होगा वो कितना होगा? 90 kg। टोटल मास कितना होगा? हालांकि अगर वर्क जो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ है तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट ही 0 है तो वर्क भी क्या होगा? वर्क भी 0 होगा। और अगर हमसे पूछता कि ये बताइए कि टोटल फोर्स कितना लगा रहा होगा इंसान, तो टोटल मास कितना हो जाएगा? अगर टोटल मास की बात करें तो वो कितना हो जाएगा? 75 + 15 दैट इज 90 kg का टोटल वजन है उसके पास, टोटल मास उसका है। और फोर्स कितना लग रहा होगा? तो ग्रेविटी के अपोज में होता है तो फोर्स बराबर mg होगा, दैट इज 90 × 9.8 होगा। यहाँ से कुछ फोर्स निकल कर आएगा, लेकिन बॉडी का जब तक डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा तब तक वर्क क्या होगा? 0। जब तक whenever the body have no displacement, that means they can't do any type of work, so work done by the man is 0। क्लियर है? जब तक बॉडी पे डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तब तक कोई वर्क नहीं होगा, जब तक बॉडी में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तब तक कोई वर्क नहीं होगा। और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन हमेशा सेम होना चाहिए या किसी एंगल पर होना चाहिए, परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो ये इंसान यहाँ खड़ा है और ये इंसान अगर मान लो चल भी जाता तो इस तरफ चलता
और इसका जो फोर्स है वो नीचे की तरफ लगता है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होता है, तो एंगल 90 डिग्री होता है। इसका मतलब अभी भी वर्क क्या होता है, जीरो होता है। यानी जो पुली होता है वो वर्क नहीं करता क्योंकि उसका वजन ग्रेविटी की तरफ होता है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होता है। दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, तो वर्क जो होता है किलो पुली कांट डू एनी टाइप ऑफ वर्क। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, व्हेन अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, जब एक 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड होता है, अप्लाइड ऑन अ बॉडी, कि किसी बॉडी पर हम कितना फोर्स लगाए हैं, व्हेन अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, किसी भी बॉडी पर हम 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं, इट स्टार्ट मूविंग, यानी वो मूव करना स्टार्ट कर देता है, इट स्टार्ट्स मूविंग। ओके, इट स्टार्ट्स मूविंग व्हेन अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, इट स्टार्ट्स मूविंग, वो मूव करना स्टार्ट कर देता है इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 मीटर। यानी एक हम सर्कल का पाथ बनाते हैं, सर्कुलर पाथ, यानी एक सर्कल बनाते हैं और इस सर्कुलर पाथ में एक कोई बॉडी मूव कर रहा है, यहाँ पर सेंटर मान लेते हैं, यहाँ से मान लेते हैं ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और ये आगे चला, तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है और जो फोर्स लग रहा होगा वो सेंटर के तरफ लग रहा होगा। फोर्स किस तरफ लग रहा होगा, सेंटर की तरफ, या फिर फोर्स, हाँ फोर्स जो होगा वो सेंटर की तरफ लग रहा होगा। ओके, तो हम यहाँ पर देख पाएंगे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वो कितना एंगल है, दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। whenever in a body move in a circular path, जब यहाँ पर पहुंच जाएगा तो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा होगा। फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा होगा, तो डिस्प्लेसमेंट का ये डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन mg जो कि नीचे की तरफ लग रहा होगा और इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री। तो इसका मतलब है कि वो यहाँ पर फोर्स का वैल्यू कितना है, तो फोर्स का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एंड सर्कुलर स्टार्ट मूविंग रेडियस, यानी डिस्प्लेसमेंट का अगर हम रेडियस की बात कर ले, यानी डिस्टेंस जो होगा वो कितना आएगा, डिस्टेंस अगर हम मान लेते हैं तो डिस्टेंस का तो पता नहीं, सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस यहाँ 1 मीटर का रेडियस है, बट यहाँ पर जो डिस्प्ले थीटा है वो थीटा कितना होगा, तो यहाँ पर जो थीटा होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो फोर्स इज इक्वल्स टू वर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी एफ एस कॉस थीटा, और यहाँ पर वर्क इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, फोर्स तो 20 है, एस और कॉस 90 डिग्री, और जब 90 डिग्री का वैल्यू पुट करेंगे कॉस 90 जीरो, यानी वर्क होगा जीरो। यानी जब बॉडी सर्कुलर पाथ में, कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में घूमता है वो अपना ही पोजीशन, अपना पोजीशन फिक्स रखता है और सर्कुलर पाथ में घूमता है, तो यानी कि अगर हम बात करें वो किसी भी पर्टिकुलर फिक्स पाथ में अगर बॉडी घूम रहा है, रोटेट कर रहा है गोल गोल, तो उस समय वर्क होगा जीरो, वर्क होगा जीरो, यानी वर्क डन बाय द बॉडी इज जीरो। देन मीन्स वर्क डन by the body, work done by the body, जो बॉडी के द्वारा वर्क होगा, वर्क डन बाय द बॉडी इज जीरो, क्योंकि यहाँ पर एंगल बिटवीन, क्यों ऐसा वर्क डन बाय द बॉडी इज जीरो, क्यों, बिकॉज एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री। तो जस्टिफाई और आंसर में क्या लगेगा, हियर वर्क डन इज जीरो बिकॉज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री। ओके, सो आई होप सो आपको आज की क्लास में समझ में आया होगा वर्क क्या होता है, वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है। हमने 3-4 न्यूमेरिकल्स किया, आने वाले क्लासेस में भी करेंगे। इसी तरीके से वीडियोस को देखते जाइए और अपने सीक्वेंस में चैप्टर को पढ़ते जाइए। सो थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास, हैव अ नाइस डे, गुड